प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री प्रदेश के 6 जिलों के ग्रामीणों के साथ करेंगे संवाद। आपातकाल की आज 45वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इसे देश पर थोपा गया था। जिन लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उनको शत शत नमन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई ने 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का किया फैसला। बोर्ड ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट को कराया अवगत। ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा के एस्कॉर्ट के 8 सिपाहियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लखनऊ पुलिस कमिश्नर का कार्यालय 48 घंटे के लिए किया गया सील। नवीन अरोड़ा हुए होम क्वारंटीन। नमस्कार, मैं हूं दीपाली से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 26 जून 2020 को सुबह 11 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के संबंधित मंत्रालयों के मंत्री भी वर्चुअल लॉन्चिंग में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानदंडों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के गांव के लोग साझा सेवा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी का सामान्य कामगारों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने अपने राज्य वापस लौट चुके हैं। कोविड-19 को फैलने से रोकने की चुनौती प्रवासियों और ग्रामीण श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता के कारण और भी अधिक बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने विभिन्न सेक्टरों में विकास को नई गति प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। देश के पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं तैयार करने पर विशेष जोर देते हुए रोजगार सृजन के लिए 20 जून 2020 को ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख प्रवासी श्रमिक अपने अपने घर वापस लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को दिए गए रोजगार अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल शुक्रवार को प्रदेश के 6 जनपदों के मजदूरों से ऑनलाइन के माध्यम से सीधे संवाद स्थापित किया जाएगा, जिससे वे मजदूरों की समस्याओं से अवगत हो सके। जालौन के डकोर ब्लॉक के अंतर्गत बरहा गांव में भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में काम कर रहे मजदूरों से भी प्रधानमंत्री सीधे संवाद करेंगे, जिसके लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में कार्यदायी संस्था गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है, जिससे यहां काम कर रहे मजदूर देश के प्रधानमंत्री से अपनी बात कर सकें। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जनपद में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल जाने से वे काफी खुश हैं और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते उनका रोजगार छिन गया था, लेकिन अब उन्हें अपने जनपद में ही रोजगार मिल गया है। जब घर आया तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में काम करना स्टार्ट कर दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये हमको मौका दिया कि ऐसी महामारी में हमको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर जी, इससे पहले मैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में काम करता था। इस महामारी की वजह से मैं लॉकडाउन लग गए से मैं बहुत बेरोजगार था। मैं इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में मुझ जैसे कई बेरोजगारों को रोजगार देने का अवसर प्रदान किया। पोरबंदर गुजरात में काम करता था और लॉकडाउन की वजह से मैं घर आया। मुझे किसी के माध्यम के थ्रू मालूम चला कि बुंदेलखंड में काम चल रहा है एक्सप्रेसवे का। मैं भगा हुआ यहाँ आया और मैं यहाँ कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ। मुझे रोजगार मिला है यहाँ, बड़ा अच्छा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट का। और मैं इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि उन्होंने इतना मुझे काम करने का अवसर प्रदान किया।
देश भर में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत को अपने इस फैसले से अवगत कराया। 10वीं की परीक्षा सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही होनी थी, वे अब सीबीएसई ने रद्द कर दी है। वहीं 12वीं की परीक्षाएं वैकल्पिक करने का प्रावधान किया गया है। सीबीएसई और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। बोर्ड ने अदालत को बताया कि कक्षा 12वीं के छात्रों को 2 विकल्प दिए जाएंगे। उन्हें स्कूल में हुई पिछली 3 परीक्षाओं में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें कुछ महीनों बाद होने वाली इंप्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होने का विकल्प भी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे इस अधिसूचना के बारे में शुक्रवार को दोबारा सुनवाई करेगा। इस बीच आईसीएसई बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि वह कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून को पेरेंट्स की याचिका के आधार पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से कहा था कि वह 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द करने और इंटर असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी करने के अनुरोध पर विचार करे। कोर्ट ने इसके लिए बोर्ड को 1 हफ्ते यानी 23 जून तक का समय दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किए, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत-शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर एक वीडियो भी साझा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के 45 साल पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज से 45 साल पहले एक परिवार की सत्ता की भूख के कारण देश में आपातकाल लागू हुआ। रातों रात देश को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, न्यायालय, बोलने की आजादी सभी को कुचल दिया गया। गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए। लाखों लोगों के प्रयास की वजह से आपातकाल हटा। भारत में लोकतंत्र की पुनः बहाली हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी में यह अनुपस्थित रहा। एक परिवार के हित पार्टी के हितों और राष्ट्रीय हितों पर हावी था। खेदजनक स्थिति आज की कांग्रेस में फलीभूत है। सीडब्ल्यूसी की हालिया बैठक के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ एवं युवा सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया। कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता को बिना सोचे समझे बर्खास्त कर दिया गया। दुखद सच्चाई यह है कि कांग्रेस में नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। भारत में एक विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस को खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आपातकाल की मानसिकता क्यों विद्यमान है। जो नेता एक परिवार से ताल्लुक नहीं रखते, उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जाता है। कैबिनेट द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार के लिए गए फैसलों के बाद इसरो ने कहा है कि भारत उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाले देशों में से एक है। अंतरिक्ष क्षेत्र भारत के औद्योगिक आधार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। Department of Space will promote private sector space activities to enable it to provide end-to-end space services, including building and launching of rockets and satellites, as well as providing space-based services on commercial basis. Till now, ISRO only has been carrying out this research and development as well as operational activities in the area of launch vehicle, satellite, launching, as well as developing satellite. This will not only result in an accelerated growth of this sector, but will enable Indian industry to be an important player in the global space economy. With this, there is an opportunity for large-scale employment in the technology sector and India becoming a global technology powerhouse. प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह
एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक सैंपल की टेस्टिंग के लिए आवश्यक है कि सभी टेस्टिंग लैब अपनी पूरी क्षमता से कार्य करें। उन्होंने टेस्टिंग लैब के सभी मेडिकल उपकरणों को क्रियाशील रखने तथा प्रयोगशालाओं में पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने में मेडिकल स्क्रीनिंग की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि 1 लाख से अधिक मेडिकल स्क्रीनिंग टीम कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस व्यवस्था को सक्रिय एवं सुदृढ़ बनाते हुए अधिक से अधिक मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य किया जाए। मेडिकल स्क्रीनिंग टीम के पास इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स ऑक्सीमीटर भी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मेडिकल स्क्रीनिंग टीम तथा एम्बुलेंस सेवा के मध्य बेहतर समन्वय पर बल देते हुए कहा कि इससे आवश्यकता अनुसार लोगों को उपचार सुलभ कराने में सुविधा होगी। मेडिकल एजुकेशन विभाग इन लैब्स को शीघ्र बना रहा है और प्रदेश में जो कोविड केयर के अंतर्गत फंड है उससे पर्याप्त धनराशि इस कार्य के लिए अब दे दी गई है। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से ये भी आदेश दिया है कि जो भी हमारी मेडिकल स्क्रीनिंग की टीम है उनकी विशेष रूप से उन पर सर्वेलेंस का जो कार्य दिया गया है उसको मजबूती से किया जाए। 1 लाख से अधिक सर्वेलेंस की टीम्स को मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए आदेशित किया गया है और प्रत्येक के पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, प्रत्येक के पास पल्स ऑक्सीमीटर और साथ साथ प्रॉपर अरेंजमेंट्स के लिए मास्क और ग्लव्स और साथ साथ सैनिटाइजर भी उनको देकर जगह जगह जाकर गांव-गांव में व्यवस्था देने का निर्देश दिया गया है। मेडिकल स्क्रीनिंग की टीम के साथ एम्बुलेंस सेवा के मध्य बेहतर समन्वय बनाने के भी निर्देश उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश ये किया है कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद सहित संपूर्ण मेरठ मंडल में विशेष ध्यान रखा जाए और इन जिलों में एक कारगर रणनीति ऐसी अपनाई जाए कि स्क्रीनिंग प्रॉपर हो और संक्रमण का प्रसार नियंत्रित करते हुए उपचार की बहुत बेहतर व्यवस्था की जा सके। ज्वाइंट कमिश्नर कानून व्यवस्था नवीन अरोड़ा के स्क्वाड में चलने वाले 8 सिपाहियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लखनऊ के नबीउल्लाह रोड स्थित कमिश्नर ऑफिस को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने स्क्वाड के सिपाहियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अपने आप को होम क्वारंटीन कर लिया है और उनकी जांच की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इससे पहले डायल 112 के कर्मचारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद कार्यालय को पहले ही सीज किया जा चुका है। लगातार सुरक्षा कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पुलिस कर्मियों में चिंता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब श्रमिकों को अनेक प्रकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक अपने घर के आसपास काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, इसका प्रयास किया जा रहा है। प्रयागराज उद्यान विभाग द्वारा एक विशेष योजना चलाई गई है। गरीब श्रमिकों को इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। जिला उद्यान अधिकारी प्रतिभा पांडे ने बताया कि इस योजना के तहत श्रमिकों को फलदार कलमी पौधे निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जिसमें आम, अनार, कटहल, अमरूद और जामुन इत्यादि के पौधे दिए जा रहे हैं, जिनका ये अपने क्षेत्र में पौधारोपण करके आने वाले समय में उन पौधों के द्वारा उनके फलों को बेचकर अपना जीवन यापन कर सकेंगे और इन पौधों को लगाने के एवज में मनरेगा योजना में दी जाने वाली 201 रुपए की राशि प्रतिदिन के हिसाब से इनके खाते में सीधे दी जाएगी, जिससे इनको काम के साथ साथ कलमी फलदार पौधों के लाभ भी मिल रहा है। इन पौधों को लगाते हुए लाभार्थी सुनील कुमार, विनय कुमार और अन्य लाभार्थियों ने बताया कि सरकार की इस योजना से हम लोगों को दोहरा फायदा होगा। प्रतिभा पांडे ने बताया कि प्रयागराज में 20 विकासखंडों में 221 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। इस योजना से श्रमिकों को बहुत लाभ मिल रहा है। इसको जो है कि हम लगा रहे हैं, इससे हमें फायदा भी होगा और मनरेगा से हमको 201 रुपए मिलता भी है। हाँ। ये कोविड प्रकरण के कारण जो स्थिति अब बनी है, तो उसमें यह है कि जो लोग बाहर से जो हमारे श्रमिक आ गए हैं वो किसी प्रकार से वो बिना काम के ना रहें, मतलब हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार। इस योजना के तहत
जो मनरेगा है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मनरेगा योजना अंतर्गत उद्यान विभाग ने भी अपनी कार्य योजना बनाई है। इसमें प्रयागराज जनपद में हम लोग मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। प्रयागराज जनपद में 20 विकास खंड में है और इन 20 विकास खंडों में हम लोगों की उद्यान विभाग की तरफ से पौधरोपण की योजना है। कुल 20 विकास खंडों में कुल मिलाकर के 221 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधरोपण कार्य कराया जाएगा उद्यान विभाग की तरफ से। इसमें हम लोग प्रत्येक गांव में हम लोगों का एक लक्ष्य है कि हम लोग कलमी पौधे उनको प्रदान करेंगे और ये कलमी पौधे जैसे आम, अमरूद, आंवला, नींबू, बेर, बेल, कटहल, जामुन, अनार, शरीफा इस तरह के होंगे। इसमें जो भी जॉब कार्ड धारक हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं कि उनके पास जितनी भी ज़मीन हो, कम है, ज़्यादा है, वो जो भी फलदार वृक्ष चाहते हैं वो उनको मिलेगा। हम लोग उनको सूची प्रदान करेंगे, लिस्ट बताएंगे कि आप अपने यहाँ ये पौधे लगा सकते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार वो जो पौधे चाहते हैं उद्यान विभाग उनको कलमी पौधे प्रदान करेगा। वो उन पौधों को लें, उनको लगाएं और अपने ही खेत पे लगाएं। उनको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है और उनको एक दिन का 201 रुपये की दर से उनको श्रमांश उनके खाते में जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सिद्धार्थनगर जिले में लोगों के लिए कोरोना संकट में वरदान साबित हुई। जिले में लॉकडाउन के दौरान सभी पात्र लोगों को सरकारी राशन की दुकान से निःशुल्क राशन वितरित किया गया। जिले में कुल 4,57,577 राशन कार्ड धारक हैं। निःशुल्क राशन वितरण अभी भी किया जा रहा है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन कार्ड धारक पात्र लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो चावल और गेहूं दिया गया। इसके साथ ही प्रति राशन कार्ड 1 किलो चना भी निःशुल्क दिया गया है। कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन में जहां लोग काफी परेशान थे, वहीं सरकार ने भी मन बना लिया था कि किसी को भी भूखा नहीं रहने देंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी लागू की गई। इस योजना के तहत निःशुल्क राशन सभी गरीब तबके के उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जो पात्र थे। सरकार की ये योजना काफी सफल रही, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा। कोरोना महामारी में उम्मीद तो ऐसा दिखात रहा कि लड़के बच्चे सब भूखल रह जी हैं, मर जी हैं, लेकिन मोदी जी के बहुत लाख लाख एहसान है कि हम का खाना, अनाज, पानी सब मिला। चना भी 2 किलो मिला हमने इनका। और मोदी जी के हम लोग बहुत बड़ा आभारी हैं कि मोदी जी योजना चलाई हम लोग के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, सबके लिए, जितने गरीब परिवार हैं सब लोग के लिए मोदी जी का बहुत बड़ा आभारी हैं हम लोग कि ये योजना बनाए मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो योजना चलाया गया वो बहुत अच्छा रहा, नहीं तो हम लोग भूखे रह जाते। मुफ्त में राशन मिला और सब बहुत अच्छा हुआ। इस कोरोना महामारी में हमें जो है गल्ला भरपूर मिला, जिससे हमारे बच्चों का जो है पेट भरा और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री का जो है बहुत बहुत नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। कोरोना जैसे महामारी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हम लोगों को राशन मिला, चना मिला और भोजन मिला। हम लोग बहुत खुश हैं प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाया है हम सबके लिए बहुत ही लाभकारी है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम लोग बहुत ही खुश हैं। प्रधानमंत्री जी का योजना बहुत ही लाभकारी है। महामारी में और लॉकडाउन के अंतर्गत हमें सब कुछ मिला। हमको जो प्रधानमंत्री ने अनाज दिया है, अगर ना दिए होते तो हमारे लड़के बच्चे सब भूखे मर जाते। मैं उनसे बहुत खुश हूं और उनको धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को। लॉकडाउन में लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना लागू की गई थी। उनकी भुखमरी की जैसी स्थिति न पैदा हो, तो अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने में योजना काफ़ी सफल रही है। सभी पात्र व्यक्तियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना में प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना में सरकार द्वारा 3 किश्तों में माह अप्रैल, मई और जून तक लाभार्थियों के खाते में धनराशि वितरित की जानी है। विधवा, गरीब नागरिकों, विकलांग, वरिष्ठ नागरिकों को अगले 3 महीने के लिए पेंशन, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर अगले 3 महीने के लिए मुफ्त दिया जा रहा है। प्रवासी मजदूर अपने जिले में रोजगार, निःशुल्क राशन, बैंकों के खाते में जनधन, 3 माह तक आर्थिक सहयोग, पेंशन मिलने
मिलने पर सरकार को बधाई दे रहे हैं। उप श्रमायुक्त रचना केसरवानी ने बताया कि जिले में 3 लाख प्रवासी मजदूर आए हैं, जिन्हें 125 दिनों का गारंटी रोजगार, पेशेवर मजदूरों कामगारों को उनकी इच्छा के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इनके लिए प्रवासी मजदूर आयोग का गठन भी किया गया है। मैं यहाँ राशन लेने आया हूँ और गवर्नमेंट का मैं बहुत आभारी हूँ कि जिससे ये हम लोगों को सुविधा दी। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं बेलावा का रहने वाला हूँ। मैं राजकोट में रहता था, वहाँ पर लॉकडाउन होने पर कंपनी बंद हो गई। इसके बाद में सरकार मुझे किसी प्रकार से ट्रेन से यहाँ पर लाई है। यहाँ पर नरेगा में काम चल रहा है, हमारे परिवार की रोजी रोटी चल रही है, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम लाल प्रसाद है, मैं बॉम्बे में रहता था। लॉकडाउन की वजह से हमको सरकार ने ट्रेन से यहाँ मंगा लिया है अपने गांव में, और वहाँ मतलब यहाँ रोजी रोटी के लिए मनरेगा में काम लगा लिया हूँ। हमारा रोजी रोटी चल रहा है, सरकार को धन्यवाद। भेजी नहीं तो अब निकाले आए नहीं, और मोदी जी का धन्यवाद। मीना देवी, बैंक ऑफ इंडिया। मोदी पैसा देना है और निकालना है मैं 1100। हम आए बैंक में, मोदी जी ने जो जनधन खाते में पैसे दिए उसी को निकालने आए हैं, और मोदी जी को धन्यवाद। राशन लेने आए हैं, राशन की दुकान पे राशन तो मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। उनको मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। मुझे प्रधानमंत्री जी का जो सम्मान निधि 2000 रुपये है, मुझे 5 किस्त प्राप्त हो गया है। मैं प्रधानमंत्री जी से बहुत खुश हूँ और सारी व्यवस्थाएं हमको मिलती हैं। इस लॉकडाउन में जो पैसा हमको मिला प्रधानमंत्री जी का सम्मान निधि, उससे हमारे सारे खर्चे चले। हम बहुत उससे संतुष्ट हूँ, इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोकने वाली अंतिम बाधा भी दूर हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जल्द पूरा करने का फैसला किया गया है, जिससे इस एयरपोर्ट को जल्द पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है। एटीसी बिल्डिंग का काम पूरा होते ही कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। केंद्रीय कैबिनेट से पास होने के बाद ही जनपद वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। स्थानीय लोग सरकार के इस फैसले लेने पर धन्यवाद दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुशीनगर से इंटरनेशनल उड़ान शुरू होने से पूरे बौद्ध सर्किट का पर्यटन उद्योग बढ़ जाएगा। पर्यटकों के आने से स्थानीय स्तर पर भी लोगों को रोजगार मिलेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय से इस 3-4 मंडल के जिले के बिहार नेपाल के लोगों के लिए सिंगापुर, बैंकॉक, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा ऐसे जगहों पर जाने आने का जो यहाँ पर बौद्धिस्ट लाखों की संख्या में अभी बिना कोई साधन हुए आते हैं हर साल। अब आप पाएंगे कि जब उनको यहाँ पर उड़ान की सुविधा मिलेगा तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि पिछले वर्ष 89,000 सैलानी यहाँ आए थे सीजन में, अगस्त से लेकर 7-8 महीना का जो सीजन होता है। अब जब ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण होगा तो आप अंदाज लगा सकते हैं कितने लाख सैलानी यहाँ पर आएंगे। और एक पर्यटक स्थल पर जो सोच रखकर माननीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इस एयरपोर्ट का आगे निर्माण न केवल डोमेस्टिक बल्कि आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का घोषणा किए, तो आप पाएंगे कि आने वाले दिनों में बहुत ही लाभकारी ये मील का पत्थर साबित होगा। फर्रुखाबाद जनपद में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इसी के साथ फर्रुखाबाद सदर कोतवाली में तैनात 58 साल के मुख्य आरक्षी ओम प्रकाश शर्मा की कोरोना वायरस से मौत हो गई है, जिससे पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। सदर कोतवाली का कार्य दूसरे थाने में शिफ्ट कर पूरी कोतवाली को सैनिटाइज कराकर 3 दिन के लिए परिसर को सील कर दिया गया है। इसी के साथ सदर कोतवाली में तैनात लगभग 83 लोगों के स्टाफ की कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग की गई। फर्रुखाबाद जनपद में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। सदर कोतवाली के पूरे स्टाफ का ITI कैंपस में कोरोना संक्रमण के टेस्ट के लिए नमूने लेकर पूरे स्टाफ को क्वारंटीन कराया जा रहा है।
नियुक्त मुख्य आरक्षी ओम प्रकाश शर्मा जो बीमारी का इलाज जिनका चल रहा था वो फतेहगढ़ से रेफ़र किया गया था उन्हें कानपुर हैलेट हॉस्पिटल में, जहां पर उपचार के दौरान कल उनकी मृत्यु हो गई। सैंपलिंग की गई थी उनकी और उसका परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिसमें कोविड पॉजिटिव पाया गया है। सावधानी के तौर पर कोतवाली के सभी कर्मचारियों की सैंपलिंग कराई जा रही है। कोतवाली को सील करके पास के थानों से वहाँ की कार्य संचालन की व्यवस्था की जा रही है। थॉरोली सैनिटाइज कराया जा रहा है और कोतवाली में नियुक्त पूरे स्टाफ को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में जनपद के अन्य चौकियों और थानों को सबको, पुलिस लाइन को और अधिकारियों कर्मचारियों के आवासों को, बैरक्स को, इनको फिर से थॉरोली सैनिटाइज कराया जा रहा है। रायबरेली में आज लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक L30 का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी भी प्रदान की गई। लखनऊ पब्लिक स्कूल के संस्थापक डॉक्टर SP सिंह के द्वारा दवा वितरण कार्यक्रम में लोगों को बचाव और सावधानी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाए जाने की सलाह दी गई। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में सुमेरपुर विकासखंड के ग्राम देवगांव में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड धारक मजदूरों से समतलीकरण का काम करवाया जा रहा है, जिससे मनरेगा मजदूरों को काफी राहत महसूस हो रही है। मजदूरों को उनके ही गांव में रहकर काम मिल रहा है। मजदूरों का कहना है कि मनरेगा योजना में काम मिलने से अब हमें काफी राहत महसूस हो रही है और हमें काम की तलाश में कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा है। जिला विकास अधिकारी विकास मिश्रा ने बताया कि जनपद हमीरपुर के 7 ब्लॉकों की 330 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना में हर राजस्व ग्राम पंचायतों में काम मनरेगा द्वारा कराया जा रहा है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री प्रदेश के 6 जिलों के ग्रामीणों के साथ करेंगे संवाद। आपातकाल की आज ये 45वीं वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इसे देश पर थोपा गया था। जिन लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उनको शत-शत नमन। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए CBSE ने 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का किया फैसला। बोर्ड ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट को कराया अवगत। ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा के स्क्वाड के 8 सिपाहियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लखनऊ पुलिस कमिश्नर कार्यालय 48 घंटे के लिए किया गया सील। नवीन अरोड़ा हुए होम क्वारंटीन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? RBI कहता है